नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया बोल रहा है। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। शांति और समझौते की आड़ में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर गद्दारी का सबूत पेश कर रहे हैं, धोखेबाजी की तस्वीर पेश कर रहे हैं। बातचीत का नाटक रचकर अमेरिका ने ईरान के बेहद अहम बंदर अब्बास पर धोखे से बड़ा हमला कर दिया, लेकिन इस धोखे की कीमत ट्रंप को कुवैत में चुकानी पड़ी। सुलेमानी के बदले की आग और आयतुल्ला अली खामनी की मौत के बाद ईरान पहले ही बारूद बना बैठा था। ईरान की घातक मिसाइलों ने कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर भयंकर अटैक किया और एयरबेस को नस्तनाबूद कर दिया। हमला कुवैत में हुआ, लेकिन दहल उठा अमेरिका, जो कि 10,000 किलोमीटर दूर है ईरान से। इस जवाबी हमले ने ईरान पर अटैक की अमेरिकी तैयारियों की हवा निकाल कर रख दी। समझौते से पहले मचे इस कोहराम के बाद अब मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का सीन पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। जंग की चिंगारी भड़क चुकी है और ईरान चीख चीख कर कह रहा है कि गद्दारी करने वाले ट्रंप को अब ईरान की जीत और अपनी बर्बादी देखने के लिए तैयार रहना होगा। तो क्या है ईरान के बदलापुर की कहानी? बदला 2.0, इस मिशन को ईरान कैसे अंजाम दे रहा है, बताएंगे आपको। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे ऐसे आयतुल्ला अली खामनी की मौत और कासिम सुलेमानी के बदले की आग में सुलग रहे ईरान ने अमेरिकी बेसिस को खाक में मिलाने की तैयारी कर ली है। और साफ है कि मिडिल ईस्ट में युद्ध विराम का भी इसी के साथ खात्मा हो चुका है। तो क्या ये जंग अब और भड़केगी और शांति की राह दूर दूर तक नजर नहीं आती है? इस पर डालेंगे नजर, बताएंगे आपको होर्मुज से आ रही हर खबर, तेहरान से आ रहा हर अपडेट और वॉशिंगटन में चल रही हर हलचल के बारे में, और करेंगे रक्षा विशेषज्ञों के साथ इसी मुद्दे पर चर्चा। दुनिया के इतिहास में पीठ पर वार करने वाले लोग तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन सुपर पावर के मुखौटे के पीछे छिपी ऐसी धोखेबाजी पहले कभी नहीं देखी गई। बार बार शांति का नाटक और बार बार हमला। एक बार हो गया, दो बार हो गया, तीन बार हो गया, 4, 5, गिनती कम पड़ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो खेल खेला, उसने मिडिल ईस्ट को बारूद की ढेर पर लाकर खड़ा कर दिया है। और याद कीजिए, जंग शुरू होने के भी कई महीने पहले मैंने आपको ये बताया था कि अगर मिडिल ईस्ट में अमेरिका ने एक भी गोली दागी तो वहां से यू टर्न लेना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। और जंग के 90 दिन के बाद ये लाइन पत्थर की लकीर है। अमेरिका आज भी फंसा हुआ है, आज भी छटपटा रहा है और आज भी बार बार धोखे से ईरान पर हमला कर रहा है। बातचीत की आड़ में धोखा देकर, घात लगाकर हमला करना, क्या यही डोनाल्ड ट्रंप की डिप्लोमेसी है? और अगर है तो यही डिप्लोमेसी इस बार पड़ा उल्टा। ईरान ने अमेरिका बंदर अब्बास पर, जो ईरान का के बेस पर हमला हुआ, उसकी कीमत ट्रंप को कुवैत के अली अल सलेम एयरबेस पर हमले से चुकानी पड़ी। अली अल सलेम बेस पर हमला इतना घातक था कि पेंटागन से लेकर व्हाइट हाउस तक सन्नाटा पसर गया। हमला कुवैत में हुआ, लेकिन धमाका, गूंज, चोट 10,538 किलोमीटर दूर वॉशिंगटन में देखने को मिला। और ये धमाका इतना जबरदस्त था, कहते हैं बेस पर जितने भी सैनिक मौजूद थे उनको फौरन बंकर में शरण लेनी पड़ी। यहां तक कि उस बेस पर जो डिफेंस सिस्टम था वो भी फेल हो गया। हालांकि कुवैत का दावा है कि उनमें से कुछ मिसाइल्स और ड्रोन्स को उन्होंने हवा में मार गिराया, लेकिन वो सबको नहीं रोक पाए। अब 4 तस्वीर आप देखिए। एक तरफ वार जो अमेरिका ने किया, दूसरी तरफ पलटवार जो ईरान ने किया। यह ईरान का बदलापुर। ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। अमेरिका ने पहले बंदर अब्बास पर अटैक किया, इससे पहले होर्मुज में ईरानी नेवी बोट्स पर हमले किए, जिसके बाद ईरान ने पलटवार किया, कुवैत पर अटैक किया, मिसाइल से यूएस बेस को निशाना बनाया। और अमेरिका के पास इस बेस को बचाने के लिए कोई भी हथियार नहीं था। उनके डिफेंस सिस्टम भी नाकाम हो गए। अब आपको ईरान का कुवैत पर हमले का वीडियो दिखाते हैं, जिसे IRGC ने जारी किया है, जिसमें कुवैत पर यह तस्वीर जो इस वक्त आप देख रहे हैं, ये वही तस्वीर है जिसमें कुवैत पर ईरानी मिसाइल से हमले को दिखाया गया है। इसे दक्षिण ईरान में बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास अमेरिकी हमलों का जवाब माना जा रहा है। इस हमले में आप देख सकते हैं ईरानी मिसाइल की ताकत। हवा में यह मिसाइल जब दागा गया अमेरिकी बेस की तरफ, तो पूरा आसमान एक तरफ से रोशनी से चकाचौंध हो गया। और यही वजह है कि इस हमले की गूंज, इस धमाके की गूंज सीधे वॉशिंगटन में पहुंची।
और जिसने ट्रंप के सिंहासन को हिलाकर रख दिया। अमेरिकी सेना के अजेय होने का भ्रम एक पल में चकनाचूर हो गया और ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिकी सेना के अजेय होने का भ्रम ईरान ने तोड़ा है। एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। IRGC की ओर से फुटेज जारी किया गया है जिसमें ईरान हालिया युद्ध के दौरान अपनी वायु रक्षा प्रणाली जैसे कि JASSM AGM-158 क्रूज मिसाइल को रोकने का दावा कर रहा है। ईरान अपनी ताकत से अमेरिका को, दुनिया को चौंका रहा है। ईरान कोई आम मुल्क नहीं है। यह एक ऐसी सल्तनत है जो अपनी अस्मिता के लिए मर मिटने को तैयार रहती है। कासिम सुलेमानी की शहादत के बाद से ही ईरान के सीने में बदले की आग जो जल रही थी वो अब बदलापुर बन चुकी है और उसमें सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई की मौत ने आग में घी डालने का काम किया। ईरानी आवाम और IRGC के लिए जंग सिर्फ जमीन की नहीं बल्कि उनके वजूद और सम्मान की बन चुकी है। वो हर कीमत पर अमेरिका से धोखे का हिसाब चाहते हैं। अब आपको मैप के जरिए बताते हैं कि मिडिल ईस्ट में कोहराम कहां कहां मचाया है बदला 2.0 में। यह तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये मिडिल ईस्ट ईरान की आप देख रहे हैं जहां पर बंदर अब्बास पर अमेरिकी हमला हुआ होर्मुज के पास, क्योंकि होर्मुज का कंट्रोल ईरान नहीं छोड़ रहा है। तो ईरान को दहलाने के लिए, ईरान को पीछे करने के लिए अटैक जो है वो बंदर अब्बास पर अमेरिका ने किया। तो फिर पलटवार कहां पर हुआ? पलटवार हुआ अली अल सलेम एयरबेस पर जो कि गल्फ ऑफ पर्शिया में है और यहां पर बहुत भीषण हमला हुआ जिससे अमेरिका भी हिल गया। और अब इसके बाद फिर से डील की बात कही जा रही है। अमेरिका हमला तो करता है लेकिन जब मार पड़ती है तो फिर वो डील की बात करता है। अमेरिका ने बंदर अब्बास के पास मिसाइल भंडार और IRGC के सैन्य कमांड को निशाना बनाया, इसलिए ईरान ने जबरदस्त पलटवार किया। होर्मुज में तैनात ईरानी नेवी के बोट्स भी अमेरिकी सेना को निशाना बना रहे हैं, जिसके जवाब में ईरान ने कुवैत में अमेरिकी बेस को भी दहलाया है। इससे पहले अली अल सलेम एयरबेस को फरवरी में जंग के बीच ईरान ने निशाना बनाया था, जिस पर कुवैत ने आपत्ति जताई थी। बता दें ये बेस मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सैन्य अभियान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां अमेरिकी एयरफोर्स है और मरीन कॉर्प्स के जवान रहते हैं। यूएस ने इस बेस के जरिए ईरान में कई ऑपरेशंस को अंजाम दिया है। इटली की वायुसेना भी इस बेस का इस्तेमाल करती है। ईरान के इस कोहराम के बाद मिडिल ईस्ट में किसी भी तरह की शांति, युद्ध विराम के समझौते की उम्मीद पूरी तरीके से दफन हो चुकी है। जो सीजफायर महीनों की मुशक्कत के बाद हुआ था उसे ट्रंप की गद्दारी और ईरान के इस भयंकर पलटवार ने हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब यह लड़ाई सीमित नहीं रहने वाली है। जंग की जो चिंगारी बंदर अब्बास से भड़की वो अब पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में लेने के लिए तैयार है। चलिए आपको बताते हैं अमेरिका को फिर से हमले की नौबत क्यों आई। 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच सीजफायर का ऐलान हुआ। दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर बातचीत चल रही थी। इस हफ्ते फाइनल ड्राफ्ट करने के लिए दोनों देश कुवैत गए थे। ट्रंप ने कैबिनेट मीटिंग के बाद कहा यूरेनियम हर हाल में चाहिए। ईरान एनरिच्ड यूरेनियम अमेरिका को देने के लिए तैयार नहीं है। इसके बाद अमेरिकी सेना ने बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। बंदर अब्बास के पास 4 ड्रोन और एक ठिकाने को ध्वस्त किया गया। ईरान इस हमले से तलमलाकर कुवैत पर पलटवार करता है। ईरान के हमले में अमेरिकी बेस को काफी नुकसान की खबर आ रही है। कई अमेरिकी सैनिक घायल भी हुए हैं। होर्मुज में अमेरिकी कमर्शियल जहाज पर ईरान ने 4 ड्रोन दागे। मैसेज क्या था? मैसेज यह था कि अमेरिका ने हमला कर ईरान को डराने की कोशिश की, जिससे ईरान डरेगा नहीं। अमेरिका कह रहा डील नहीं हुई तो विध्वंसक हमले करेंगे। ईरान कह रहा करके देख लो, ऐसा पलटवार करेंगे कि इलाके में दोबारा घुस नहीं पाओगे। इसलिए अमेरिका ईरान जंग में सीजफायर लगभग खत्म है। जंग की आग भड़क चुकी है और मिडिल ईस्ट में हालात फिर से असामान्य हो रहे हैं। जाहिर सी बात है ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। और ईरान पीछे हटे भी क्यों? जिस ईरान में सिकंदर परास्त हो गया, चंगेज खान परास्त हो गए, बड़े बड़े सूरमा धराशायी हो गए, वहां डोनाल्ड ट्रंप की क्या बिसात है? आप कभी ईरान के इतिहास को देखिएगा। मैं तो बड़ा हैरान था जब मैं ईरान के पूरे हिस्ट्री को खंगाल रहा था। पर्शियंस की बात लोग करते हैं, लेकिन पर्शियंस के बाद वहां ब्रिटिश आए, वहां रशियंस आए, वहां सिकंदर पहुंचा, वहां चंगेज खान पहुंचा, लेकिन ईरान अपने वजूद पर आज भी टिका हुआ है। बेशक इनमें से कोई जीत गया हो, जैसे सिकंदर पहली बार में जीत गया था। चंगेज खान ने तो बाकायदा 30,000 इंसानों के सिर की मीनार खड़ी कर दी थी।
और तब भी ईरान पीछे नहीं हटा और आज भी ईरान पीछे हटने के मूड में नहीं है। अमेरिकी एयरबेस को घर में घुसकर मार रहे हैं, साबित करता है कि ईरान की जीत में कोई बहुत ज्यादा दूरी बची नहीं है या ईरान एक तरह से जीत चुका है। अगर आप इसको कसौटी पर कसेंगे ईरान वर्सेस अमेरिका के पावर को, और सुपर पावर अमेरिका बैकफुट पर है। धोखेबाजी का खेल खेलना ट्रंप को भारी पड़ रहा है। ईरान युद्ध का विस्तार क्या थर्ड वर्ल्ड वॉर तक जा सकता है? इसकी संभावना कम है, लेकिन क्या संभावना बन सकती है? आइए देखते हैं। अमेरिका अब ओमान को भी धमकी दे रहा है, क्योंकि आपको याद होगा ईरान ने ओमान के साथ मिलकर हुर्मुज में टोल वसूलने की बात कही थी। इधर एर्दोआन ने इजराइल को चेतावनी दी है। लेबनान में इजरायली हमले जारी हैं। हुर्मुज में सीजफायर टूट चुका है। यूरेनियम नहीं छोड़ने की जिद पर ईरान अड़ा हुआ है। लेकिन इस समझौते की आड़ में खेल खेलने वाले ट्रंप का अहंकार लगभग चूर हो चुका है। गद्दारी धोखेबाजी का जवाब ईरान ने मिसाइलों से दिया है और इतिहास गवाह है, जो देश धोखे की बुनियाद पर जंग जीतना चाहता है उस देश का अंजाम बहुत बुरा होता है। तो क्या यह मान लिया जाए कि डोनाल्ड ट्रंप ने, अमेरिका ने ईरान के साथ बातचीत की आड़ में एक बार फिर से धोखा किया है और पूरी दुनिया को निराश छोड़ा है? बातचीत करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल सब हमारे साथ मौजूद है। मेजर जनरल अनुज माथुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। विंग कमांडर आलोक सहाय हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रक्षा विशेषज्ञ। और किरोड़ी सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आपका भी एक बार फिर से बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहला सवाल मेजर जनरल अनुज माथुर के साथ। माथुर सर, बातचीत बातचीत बातचीत, फिर अचानक हमला, और ये पहली बार नहीं है। आप जून 2025 का मामला उठाकर देख लीजिए, अप्रैल से बातचीत जारी थी। 28 फरवरी से पहले देख लीजिए, 28 फरवरी से पहले बातचीत जारी थी। 4 दौर की बातचीत हो चुकी थी, 5वें दौर की बातचीत होनी थी। और जो 8 अप्रैल को सीजफायर हुआ, उसके बाद अभी हमने अचानक देखा कतर में बातचीत जारी है और यहां पर फिर से अटैक की शुरुआत हो चुकी है। जय हिंद विवेक। देखिए, बिल्कुल एक चीज तो मैं विवेक आपको ये बताऊं कि जिस हम सीज फायर की बात कर रहे हैं उस पे मैं एक लाइन कहना चाहता हूं। चाहे फिजिकल फायरिंग नहीं हो रही हो, लेकिन अगर आपने कहीं किसी स्ट्रेट के ऊपर ब्लॉकेड लगाया हुआ है, नेवल ब्लॉकेड, तो मेरा ये मानना है कि वो डी फैक्टो लड़ाई चल रही है, सीज फायर नहीं है। क्योंकि आपने वो लगा करके कह रखा है कि अगर आपने यहां से जरा भी मूवमेंट करा तो आपके ऊपर हमला होगा, वरना आप रोकेंगे कैसे? अगर आप उसके ऊपर फायर नहीं करेंगे तो कोई भी कहीं भी जा सकता है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है कि ये टेक्निकली मेरे हिसाब से पूरी तरह से सीज फायर जैसी परिस्थिति नहीं आई थी। दूसरी बात क्या होता है कि सीज फायर जो होता है उसमें कोई एग्रीमेंट होना होता है कि हम ये नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। इसको एट बेस्ट मैं ये कहूंगा कि अगर आप कहना भी चाहते हैं तो फिजिकल हॉस्टिलिटीज, जो फिजिकल एक्सचेंज ऑफ फायर को रोका हुआ था, ये मानने की जरूरत है। दूसरी चीज मैं आपको बताता हूं, ये होती है, देखिए कि कई दफा मैंने कहा कि वॉर्स जो हैं वो 3 फ्रंट्स पर लगातार एक साइमल्टेनियसली लड़ी जाती हैं, और उनमें से 2 इंपॉर्टेंट फ्रंट्स हैं, इकोनॉमिक फ्रंट और साइकोलॉजिकल फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट पर किस प्रकार से आपने इस ब्लॉकेट के मार्फत ईरान के ऊपर दबाव बनाया है, वो भी इसमें भी कोई, इससे कोई निकल नहीं सकता है विवेक। हर बार मैं आपको ये बात जरूर बताता हूं। अब जहां तक सवाल अमेरिका का है, देखिए अमेरिका अपने आप को एक ऐसे युद्ध में फंसा हुआ पा रहा है जो कि वो जीत नहीं सकता। क्यों नहीं जीत सकता मैं बताऊंगा आपको। जीत नहीं सकता, उसको वो खत्म नहीं कर सकता, और उससे वो निकल नहीं सकता। ये ऐसा ऐसा बुरा फंसा हुआ है मुझे लगता है अमेरिका। और अमेरिका इज ब्लीडिंग इन गल्फ, नॉट ओनली मिलिटरीली बट ऑल्सो इकोनॉमिकली। तो ये बात भी अमेरिका को भी पता है। एक इंपॉर्टेंट जो इशू है वो अमेरिका के आने वाले नवंबर के फर्स्ट संडे या सेकंड संडे या व्हाटएवर डेट इट इज इमटेरियल, उस समय इलेक्शंस होंगे। और अगर यहां से कोई जीत का नोशन लेकर के अमेरिका नहीं निकल के गया, और ट्रंप अगर ऐसी परिस्थिति में नहीं रहा कि मैं वहां जाकर के बता सकूं कि मैंने ईरान को घुटने पे ले आ दिया और ईरान को झुका दिया, और वो घुटने पे लाना और झुकाना तभी मुकम्मल माना जाएगा विवेक
जबकि ईरान की जो परिस्थिति है वो 28 सितंबर से पहले की परिस्थिति से खराब, अर्थात स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी खुली भी होनी चाहिए, मिलिटरीली उनको नुकसान हो जाए, हो चुका हुआ होना चाहिए, और उनको अपना परमाणु परीक्षण, परमाणु सब कुछ बंद करके सब कुछ अमेरिका को दे। कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब अमेरिका चाह रहा है कि वो किसी ना किसी तरीके से इनके ऊपर, चाहे एडिशनल हमलों का डर दिखा करके या कहीं और कुछ एक्टिविटी करके इनके ऊपर और दबाव बढ़ाए। एक ही सूरत मुझे नजर आ रही है विवेक, और वो सूरत ये है कि ईरान पर आर्थिक दबाव इतना पड़े कि उनको अपने आप के बारे में ये सोचना पड़े कि अब हम क्या करें। तभी अमेरिका को एक यहां से ऐसा नोशनल एग्जिट मिल पाएगा, नोशनल विक्ट्री मिल पाएगी, जिससे कि वो जाकर के अमेरिका पूरी दुनिया को और अपने देश को बता सके कि मैंने ये युद्ध जीत लिया। मुझे होता हुआ नजर नहीं आ रहा, इसलिए वो लगातार अभी उन्होंने प्रोबिंग अटैक्स किए, उन्होंने हमला करके देखा बंदर अब्बास पे किस प्रकार का रिएक्शन आता है, और आपने बता दिया रिएक्शन आ गया। अब वो रिएक्शन उनको पता है क्या रिएक्शन आने की संभावना है। अब आने वाले समय में देखना पड़ेगा कि किस प्रकार का कदम अमेरिका और उठाने की कोशिश करता है। मुझे इसमें दबाव डोनाल्ड वो ट्रंप की बहुत गहरी चाल लगती है सर। मैं आप यस, अब पता नहीं आप यस, लोग मेरी बात से सहमत हो नहीं हो, मैं इसको देख रहा हूं सितंबर अक्टूबर के आसपास का कुछ। मैं आप सभी, आप मुझसे सीनियर हैं, आप लोग आर्मी बैकग्राउंड से भी आते हैं, कुछ फॉरेन रिलेशन बैकग्राउंड से आते हैं। मैं अपनी राय बस छोटी सी रखना चाहता हूं, बाकी आप लोग उसको बताइएगा क्या मेरा एंटिसिपेशन सही है गलत है। मैं इसको देख रहा हूं सितंबर के आसपास, सितंबर अक्टूबर के आसपास ये वॉर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन में बोल देंगे हमने वॉर खत्म कर दिया, हमने ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम को खत्म कर दिया और हमने होर्मुज खुलवा दिया। अचानक से सितंबर में खुशखबरी देंगे पूरी दुनिया को, अमेरिकी भी खुश हो जाएंगे, वहाँ ऑयल प्राइसेस डाउन हो जाएंगे, उसके बाद तुरंत वो मिड टर्म इलेक्शन में जाएंगे और वहाँ उसको इसका बेनिफिट हो जाएगा। ये एक मैं पॉइंट देख रहा हूँ सितंबर अक्टूबर के आसपास, क्योंकि नवंबर में मिड टर्म इलेक्शन वहाँ होने हैं। यूके देवना सर। हाँ विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि डोनाल्ड ट्रंप को इस युद्ध में कुछ जीत तो दिखानी पड़ेगी। ये दिखाना पड़ेगा कि ये बिलियंस ऑफ डॉलर जो उन्होंने खर्च किए इस युद्ध में, पूरी दुनिया को मुसीबत में डाल दिया इस युद्ध में, उससे हासिल क्या हुआ। क्या नवंबर में डोनाल्ड ट्रंप मिड टर्म इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं? डेफिनेट उसके पहले ही उनको दिखाना पड़ेगा कि इस युद्ध में अमेरिका जीत गया है, अमेरिका की विदेश नीति जीत गई है, अमेरिका की मिलिट्री जीत गई है, और ईरान जो कि एक दैत्य था या दानव था, उसको अमेरिका ने बस में कर लिया है। इतना तो उनको करना ही पड़ेगा, चाहे वो उसकी प्रोपेगेंडा करे या वह इसको 20 बार कहें। उनका मुख्य वेपन सिस्टम यही है। वो हर चीज को तब तक रिपीट करते रहते हैं जब तक कि उन्हें नहीं लगता कि ये सच है। भारत के बीच में और पाकिस्तान के बीच में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उन्होंने 60 या 70 बार दोहराया कि उन्होंने ही भारत और पाकिस्तान की। जी योगी देवना सर, आपको आवाज मिल रही है मेरी? मैं तो वर्ड अब इस्तेमाल कर सकता हूँ। जी हाँ जी हाँ, मैं आपको सुन पा रहा हूँ। जी बोलिए बोलिए, आपकी आवाज आ रही, बीच में रुक गई थी। हाँ, डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव है उनकी अपनी पार्टी से ही। जो उनके अपने पार्टी के सेनेटर्स हैं वही कह रहे हैं कि आपने अगर इस युद्ध को अभी समाप्त नहीं किया या भविष्य में, जैसे विवेक आप बोल रहे हैं, समाप्त नहीं किया बिना कुछ हासिल किए, तो फिर आने वाले मिड टर्म इलेक्शन में रिपब्लिकन पार्टी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। और उसका तुरंत जो असर है, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी अब महज कांग्रेस और सेनेट में महज 7 सीट से आगे है, तो अगर 5 या 7 सीट डेमोक्रेट्स ज्यादा जीत जाते हैं मिड टर्म इलेक्शन में, तो उसका तुरंत इफेक्ट जो है 2028 के प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में होगा। लग रहा है कि 2028 में जो प्रेसिडेंट चुना जाएगा वो डेमोक्रेट पार्टी से होगा, और तब पूरा रिपब्लिकन पार्टी उसका जो दोषारोपण है वह डोनाल्ड ट्रंप पर करेंगे। जी विवेक। मैं इसमें सर किरोड़ी सिंह से भी जाना चाहूंगा, आलोक सर से भी जानना चाहूंगा। पहले किरोड़ी सिंह सर से पूछ लेते हैं। जो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी मैं देख रहा हूं वो अगस्त सितंबर के आसपास, मतलब 90 दिन ये कहानी अभी जैसे 90 दिन चली है वो ऐसे ही चलती रहेगी। बीच बीच में सीजफायर आ जाएगा, 50 दिन का, 60 दिन का, 30 दिन का, फिर वो अटैक हो जाएगा, बीच बीच में सीजफायर हो जाएगा। और अगर अमेरिका को ये ऐलान ही करना है किरोड़ी सर कि मैं जीत चुका हूं या हमने जंग जीत ली है, तो अमेरिका को कौन रोक सकता है? अमेरिकी मीडिया
क्या ट्रंप के खिलाफ जाएगी? बिल्कुल नहीं। अमेरिकी सांसद क्या ट्रंप के खिलाफ जाएंगे, अपने राष्ट्रपति के खिलाफ जाएंगे? बिल्कुल नहीं। वो कह देंगे हमने ईरान के यूरेनियम को 10 साल पीछे धकेल दिया है और होर्मुज पर हमने डील कर लिया, होर्मुज खोलने के लिए तैयार हो गया, हम जीत गए जंग। किरोड़ी सर। देखिए विवेक, मुझे लगता है कि ये अमेरिका की चॉइस था वार, और जंग में जाना आपकी चॉइस है, निकलना आपकी चॉइस नहीं होती है। जैसी घटनाएं होती हैं वो आपको धकेलती हैं, आप अपनी इच्छा से नहीं निकल सकते। अब अमेरिका की या ट्रंप साहब की मजबूरी क्या है, ये बहुत बड़ी चीज है, और वो अमेरिका से बाहर है मजबूरी उनकी। देखिए अभी रूबियो यहाँ भारत आए थे, उस समय रूबियो कह रहे थे बहुत जल्दी समझौता होने वाला है, बहुत एडवांस स्टेज पे है, केवल भाषा को लेके थोड़ा बहुत है कि भाषा कैसी हो उसमें कुछ परिवर्तन किया जाए, यही ट्रंप साहब कह रहे थे। फिर अचानक क्या हुआ कि वो आगे नहीं बढ़ा, जो एडवांस स्टेज पे था। ऐसा नहीं क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ, एक तो अमेरिका में जो ट्रंप के पार्टी के सीनेटर हैं, ग्राहम लिंच से जैसे कुछ और हैं, वो चाहते थे कि अगर आप समझौता कर लोगे तो इजराइल का क्या होगा। दूसरी तरफ इजराइल ने कहा कि समझौता एडवांस स्टेज पे है, अगर आपने समझौता कर लिया, ईरान इसी हालात में रह गया तो मेरा क्या होगा। और इजराइल के रक्षा मंत्री ने यहाँ तक कह दिया कि कोई भी समझौता होगा वो इजराइल के अप्रूवल से होगा। फिर एक ट्रंप साहब ने एक नई गुगली फेंकी, अब्राहम अकॉर्ड, जिसका उन्होंने कभी नाम नहीं लिया, और उन्होंने कहा कि अब्राहम अकॉर्ड पे जो अरब ममालिक हैं पाकिस्तान सहित सब उसको अप्रूव करें, सब साइन करें, इजराइल को मान्यता दें। पाकिस्तान ने फ्लैटली मना कर दिया, इमीडिएटली पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने, कि ये हमारे लिए एक आइडियोलॉजिकल इश्यू है, हम ये नहीं कर सकते, पैलेस्टाइन को नहीं छोड़ सकते। दूसरे थे, उन्होंने भी कोई सकारात्मक रुख नहीं दिखाया, तो उससे वो इजराइल को कन्विंस करना चाहते थे कि देखिए आपको सब देशों ने मान्यता दे दी है, आप सुरक्षित हैं, आपको कोई खतरा नहीं होगा। वो स्ट्रेटेजी सफल नहीं हुई। अब क्या हो सकता है ऑप्शन, तो समझौते में आगे नहीं बढ़ सकते। तो अभी जो घटना हुई है, जो स्ट्राइक और काउंटर स्ट्राइक, दोनों देश ये कह रहे हैं कि हम सेल्फ डिफेंस में हैं। देखिए माथुर साहब ने सही कहा कि सीज फायर एग्रीमेंट तो हुआ ही नहीं था, वो तो अमेरिका ने यूनिलेटरली ये कहा था कि हम आप पे अटैक नहीं करेंगे, तो ईरान ने कहा हम तो पहले से ही एग्रेसर नहीं है, हम तो जो कुछ कर रहे हैं रिटालिएशन में कर रहे हैं, तो हमारी तरफ से तो पहले से ही सीज फायर है। तो ये स्थिति बन गई। फिर ट्रंप साहब ने कहा कि हमारा होर्मुज से कोई लेना देना नहीं है, अपने देश के नाम जो संदेश दिया उन्होंने कि ये तो हमारा तो जीरो ऑयल जाता है, जिनको दिक्कत है वो खुलवाएं। तो उससे भी फिर उनको यहाँ आने की क्या जरूरत हो गई, क्योंकि फिर भी उस समय भी समझौता करना पड़ता, इजराइल का दबाव था। तो जो इजराइल की लॉबी है अमेरिका में उसका, और इजराइल का यहाँ जो दबाव है मिडिल ईस्ट में, इन दोनों ही दबावों की वजह से वो समझौते में आगे नहीं बढ़ पाए। अब जो घटना हुई वो इसलिए हुई कि ईरान ने एक अथॉरिटी बना दी होर्मुज को मैनेज करने के लिए, जिसको पर्शियन गल्फ स्टेट अथॉरिटी, और उसने एक नक्शा जारी कर दिया। उस नक्शे में एक तो कोर पार्ट है होर्मुज का, दूसरा पेरिफेरल पार्ट है दोनों साइड में, और उस पेरिफेरल पार्ट को अथॉरिटी ने कहा कि ये ईरान के कंट्रोल में है। अमेरिका ने उसको वायलेट करके उसमें घुसने की कोशिश की, ईरान ने उसको रोकने की कोशिश की, फायर किया ईरानी बोट ने, और उसके बाद ये हालात बिगड़ना शुरू हो गया। फिर अमेरिका ने कहा हम सेल्फ डिफेंस में कर रहे हैं। तो ये हालात जिस तरह से बिगड़ रहे हैं, इसमें मुझे नहीं लगता कि अमेरिका युद्ध में जाएगा, फुल फ्लेज्ड वार होगा। वो क्यों नहीं होगा? अमेरिका ने इसके बारे में, ट्रंप जब अपने बेटे की शादी को भी छोड़ के व्हाइट हाउस आए थे तो वहां उनका मंथन हुआ मिलिट्री वालों के साथ, वहां के जितने सिक्योरिटी वाले हैं पेंटागन के साथ, और ये कहा कि अब की बार अगर वार में जाओगे तो अगर आप ये चाहते हो
कि हम वेनेजुएला जैसा स्ट्राइक करके उसको जो एनरिच्ड यूरेनियम है उसको लिफ्ट कर लेंगे, वो इम्पॉसिबल है। जिस तरह का वहाँ टेरेन है, वहाँ कोई एयर स्ट्रिप नहीं है, आपके लोग चले गए तो बहुत बड़ी तबाही हो जाएगी, उसको आप नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने कहा कि क्या करें, तो उन्होंने कहा कि वार भी संभव नहीं है, तो क्या करें अब इसके ऐसे ऐसे हालात में। तो उन्होंने ये नई स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की कि वो उनको अब्राहम अकॉर्ड्स को मान्यता दिला दे, वो सफल हो गई है। अब उनके सामने रास्ता नहीं है कि वो किस दिशा में जाएं। कभी वो कहते हैं समझौता कर रहे हैं, कभी कहते हैं मैं ईरान का नामो निशान मिटा दूंगा। ये सभी संभव नहीं है। आपने कहा कि नहीं, क्या नामो निशान मिटा देने वाली बात किरोड़ी सर तो मुमकिन ही नहीं है भाई। देखिए, सिकंदर भी तो ईरान गया था, देखिए चंगेज खान ईरान गया था, रशियंस ईरान गए थे, ब्रिटिश ईरान गए थे। कौन नहीं गया ईरान और कौन नहीं वहां पर मात खाकर वापस आया? ईरान का वजूद आज भी है। ईरान को तो यहां तक कि ब्रिटेन और अमेरिका ने मिलकर दो फाड़ कर दिया था। देखिए, मैं 2-3 सेंटेंस और कह दूं। अब ट्रंप ये चाहते हैं कि जुलाई में जो अमेरिका की 2050 में जो वर्षी है उसको बड़े पंप एंड शो से वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं। तो उस समय वो संदेश देना चाहते हैं कि मैंने ईरान को खत्म कर दिया, इजराइल को सेफ बना लिया है, अरब कंट्रीज हैं वो अमेरिका की छतरी के नीचे सेफ हैं, लेकिन वो स्थिति नहीं बन रही है। तो मुझे लगता है कि वो नवंबर के इलेक्शन से पहले ही जुलाई में ये मैसेज देना चाहते थे, लेकिन इजराइल उनके लिए एक लायबिलिटी बन गई, जिसको मैं कई बार कहता हूं कि जो विक्रम के ऊपर एक बेताल हावी हो रहा है इजराइल। तो इजराइल की प्रॉब्लम है, अमेरिका की प्रॉब्लम नहीं है, ईरान की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है इजराइल की। वो कैसे किया जाए? जो ही उन्होंने अब्राहम अकॉर्ड्स की बात की, ईरान ने ये कह दिया कि यमन का क्या होगा, लेबनान का क्या होगा, वो सब इश्यू आ गए। और वो आने के साथ साथ पैलेस्टाइन का इश्यू नेचुरली आएगा। तो इतना फैला दिया है, जिसको आप लिमिटेड मान रहे थे ईरान और अमेरिका के बीच में, उसको और ज्यादा फैला दिया, ज्यादा कॉम्प्लेक्स बना दिया है। तो अभी समझौते की कोई गुंजाइश नहीं है, वार की कोई गुंजाइश नहीं है। तो मुझे लगता है कि ये टेंस सिचुएशन अभी लंबे समय तक रहेगी। अमेरिका को समझौता करने के लिए, जैसे कि आपने बहुत अच्छे तरीके से साधारण भाषा में समझाया। आलोक सर, अमेरिका को समझौता करने के लिए, जैसे कि बात अभी तक निकलकर सामने आई, उनको मिनिमम 2 गारंटी तो चाहिए डोनाल्ड ट्रंप को। एक, एनरिच्ड यूरेनियम हासिल कर चुके हैं या तो उसको तबाह कर चुके हैं, और दूसरा होर्मुज खोल चुके हैं। अगर ये 2 मिनिमम गारंटी भी आज की तारीख में ट्रंप को मिल जाए, जिस पर ईरान कभी तैयार नहीं होगा, अगर ये 2 मिनिमम गारंटी भी मिल जाए तो मैं कहता हूं कल ही जंग खत्म हो जाएगी। विवेक जी, आपका कहना बिल्कुल सही है, और मैं थोड़ा सा अपनी राय इसमें रखूंगा। जैसे कि संकेत मिल रहे थे, ये दोनों बातों पर भी बात लगभग तय हो चुकी थी। ईरान ये तय कर दिया था, उसने ये कहा था कि ठीक है, वो चाइना को हैंड ओवर करेगा, ओके, एनरिच्ड यूरेनियम। और उस पर अब अमेरिका जो है वो क्या कहे, नहीं अब चाइना को नहीं, अब किसी दूसरे को कीजिए। तो फिर उस पर बात आगे बढ़ती, तो हॉर्मुज को खोलने और एनरिच्ड यूरेनियम को हैंड ओवर करने पर बात इनडायरेक्ट रूप से बन गई थी। लेकिन इन्होंने क्या किया, देखिए अमेरिका में डिप्लोमेसी कैसे होती है, वो धीरे से उन्होंने न्यूज ब्रेक किया कि बात बन गई है और वो यूरेनियम हैंड ओवर करने को तैयार है। और तो वहां पर उसके बाद वो पब्लिक का रिएक्शन गेज करते हैं कि पब्लिक ओपिनियन रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है। वो रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया, क्योंकि जो एक धड़ा तो ऑलरेडी अमेरिका में ट्रंप को क्रिटिसाइज कर रहा है कि साहब आप युद्ध में क्यों गए। जो युद्ध के फेवरेबल है, जो रागा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन वाला जो गैंग है, उसको भी इस बात से संतुष्टि नहीं है कि ऐसे स्थिति में आप बिना ईरान को नाक रगड़वाए आप वापस आ रहे हो, क्या कर रहे हो आप? ये तो इनकी भी बेइज्जती है। तो आप उधर से भी गए, इधर से भी गए। मुझे लगता है, इसीलिए आप देखिएगा विवेक जी, कि उसके बाद जब ये खबरें लीक हुई और पॉजिटिव रिस्पांस जो इनके सपोर्टर्स से नहीं आया, उसके बाद फिर अमेरिका ने अपने कदम थोड़े से पीछे खींच लिए हैं। देखिए अमेरिका, इसमें कोई शक नहीं है कि 2015 का बैरक ओबामा का जो एकॉर्ड हुआ था, उससे कहीं अच्छे सूरत हाल में एकॉर्ड होगा, तभी ट्रंप करेंगे, नहीं तो एकॉर्ड नहीं करेंगे। तो जब तक एनरिच्ड यूरेनियम वो हैंड ओवर नहीं होता है,
या ये बिल्कुल साबित नहीं कर देते हैं कि उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह खुल गया है, तब तक यहाँ एकॉर्ड होने वाली नहीं है। और मुझे डर यही लग रहा है कि चूंकि अमेरिका इस सिचुएशन में फंस चुका है कि उसको ये दोनों ऑब्जेक्टिव अच्छी तरह से अचीव करना ही है, अगर उसको मुंह दिखाना है तो विश्व को, या अपने यहाँ पॉलिटिक्स में, या अगले इलेक्शन में। तो ऐसे में ईरान कब तक धैर्य रखेगा? ईरान में भी जो आईआरजीसी की कमांड है वो भी झुकने को कई शर्तों पर तैयार नहीं है, और हो सकता है आगे आने वाले दिनों में ये एस्केलेशन बढ़ जाए। मुझे ऐसी शंका लग रही है। और एस्केलेशन जो बढ़ेगा उसकी झलक अभी हमने देखी। अब ये दोनों एक दूसरे को गेज कर रहे हैं। आपने बंदर अब्बास में मारा, बदले में ईरान ने तुरंत दिखला दिया कि मैं आपको क्या कर सकता हूं। उसने 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स और 9 कामिकाजी ड्रोन्स अटैक किया है। उसने अली अल सलेम एयरबेस है कुवैत में, बिल्कुल सही बात है। हाँ। और उन्होंने ये भले ही कहा है कि हमने मार गिराया, और एक जो है वो टारगेट से अलग गिरा है, और ड्रोन्स भी सारे हमने तबाह कर दिए एक्सेप्ट 2 ड्रोन्स। बट जो सैटेलाइट पिक्चर्स आई है उसमें वहां पर क्रेटर साफ दिख रहा है, वहां पर हैंगर डैमेज दिखाई दे रहा है, वहां धुएं का जो गुब्बार हुआ है, वहां अगल बगल की बिल्डिंगें तबाह हुई हैं। तो अमेरिका के पास एक सबसे बड़ा जो डायलेमा है कि अटैक अगर वो करेगा तो मित्र राष्ट्रों को मिडिल ईस्ट में कैसे बचाएगा। वो अभी भी आपने जिस तरह के हथियार, एक लेटेस्ट जो आपने डील करके वहां पोजीशन किए हैं, वो हथियार सफिशिएंट नहीं है ईरानी हथियार को, मिसाइल्स को, ड्रोन को रोकने में। ये ईरान ने इस बार साबित कर दिया फिर से, क्योंकि जो नया पैट्रियट मिसाइल कुवैत में अभी पोजीशन किए गए हैं उसका इस्तेमाल किया गया है, और 100% ये अटैक नहीं रोक पाए। वही सबसे बड़ी तो प्रॉब्लम है। और जी दुश्मन के एयर डिफेंस को फेल करने के लिए ईरान क्या करता है? ईरान क्लस्टर मिसाइल का इस्तेमाल करता है, बैलिस्टिक मिसाइल में डाल के, और एक मिसाइल से लगभग 12-14 हजार क्लस्टर्स निकलते हैं, और उसमें तो कोई भी डिफेंस सिस्टम खत्म हो जाएगा। मतलब कितना भी जबरदस्त डिफेंस सिस्टम हो, वो डिफेंस सिस्टम धराशायी होना तय। 12-14 हजार टारगेट्स को इंटरसेप्ट करके न्यूट्रलाइज करना कोई मामूली बात थोड़ी है। 2-4-10 मिसाइल हो तो समझ में आता है, 20-50 भी हो तो 100-150 भी तो समझ में आता है। 8-8 हजार 10-10 हजार क्लस्टर्स निकलेंगे तो वो प्रेशर में आना लाजमी है डिफेंस सिस्टम का, और यही किया है इजराइल के ऊपर अटैक के दरमियान। और ड्रोन्स का भी इस्तेमाल, चूंकि मिडल ईस्ट करीब है तो वहां क्लस्टर्स की जगह स्वॉर्म ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहा है ईरान। तो ईरान इतना घातक हो जाएगा कि अमेरिका जैसे सुपर पावर को घुटनों पर ला देगा होर्मुज में, मिडल ईस्ट में। ये तो एंटिसिपेट नहीं किया होगा डोनाल्ड ट्रंप ने। माथुर सर। विवेक, मेरा थोड़ा सा अलग ओपिनियन है। अब पहले भी मैं एक बात कह चुका हूं, मिलिटरली अमेरिका ईरान से कई 100 गुना बेहतर है, इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। जब लड़ाई हो रही है तो नुकसान दोनों तरफ होता है, इसमें भी कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और जब हम मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से इस नुकसान का असेसमेंट करते हैं, पोस्ट स्ट्राइक डैमेज असेसमेंट, तो मेरा यह मानना है कि उस असेसमेंट को मिलिटरीली आप करना चाहें तो बहुत ज्यादा नुकसान ईरान का हुआ है अमेरिका के मुकाबले, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन क्या होता है कि जो मिलिट्री माइट आप प्रयोग में ला रहे हैं, वो आप अपने पॉलिटिको मिलिट्री एम्स को हासिल करने के लिए उस मिलिट्री माइट का प्रयोग कर रहे हैं। उस मिलिट्री माइट ने अपना काम बेहतरीन तरीके से किया है, लेकिन क्या अमेरिका को एक भी अपना पॉलिटिको मिलिट्री ऑब्जेक्टिव हासिल हुआ? उसका जवाब है शायद नहीं। उसकी वजह है तो मिलिटरीली उन्होंने ईरान को काफी बर्बाद कर दिया है। हालांकि वो अभी भी वो कुवैत पे हमला करके दिखा रहे हैं, 5 मिसाइल 8 ड्रोन। अगर वो जैसे 30,000 उन्होंने एयर स्ट्राइक्स करी हैं, उसमें अगर 4-5 जहाज अमेरिका के गिरे तो कोई बड़ी बात नहीं है उसमें। अमेरिका बड़ी सुपर पावर जो है वो घुटने पे आ गया, ये स्टेटमेंट मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं है। अमेरिका घुटने पे तब माना जाता है आ गया कि भाई अब आगे लड़ने की गुंजाइश नहीं है उसके पास। अमेरिका तो अभी लेबनान लड़ने को तैयार है, साउथ चाइना सी में, वो नॉर्थ साउथ कोरिया में लड़ने को तैयार है। अमेरिका की पावर इमेजिनेशन हम लोग नहीं कर सकते हैं, इतनी जबरदस्त मिलिट्री माइट है। लेकिन एक बार पहले भी मैंने आपको बताया था कि जो मिलिट्री माइट होती है कितनी है वो उतना अंतर नहीं पड़ता है।
उसमें से क्या आप एक पॉइंट ऑफ डिसीजन लाके अप्लाई कर सकते हो, वो मेन क्रक्स होता है। अमेरिका की मिलिट्री माइट है, वो क्यूबा में कुछ कर सकता है, वेनेजुएला में कुछ कर सकता है, लेकिन यहां पर क्या ला करके और कितना उसका असर वो पैदा कर सकता है, वो देखने की बात है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि पीपल ऑन ग्राउंड, विवेक, जी पीपल ऑन ग्राउंड क्रिएट लिवरेजेस। पीपल ऑन ग्राउंड नहीं है, और जब तक पीपल ऑन ग्राउंड नहीं है, लीवरेज आपके पास नहीं आएगा। आप मिलिटरीली लगातार ईरान को तबाह करते जाएं, बर्बाद करते जाएं, इकोनॉमिकली उनको बहुत बुरे हाल में पहुंचा दें, लेकिन डिसाइसिव रिजल्ट उससे नहीं निकलेगा जब तक कि आपके पास कोई ग्राउंड के ऊपर सर, एक्शन इसमें भी मैं नहीं एक है। एग्जांपल आपको देना चाहूंगा। चंगेज खान ने 40,000 इंसानी खोपड़ियों से घुसा था वो ईरान में, 40,000 ईरानी सिर से उसने मीनार बनाई थी, लेकिन आखिरकार वो चंगेज खान वहीं दफन होकर खत्म हो गया। तो वो ईरान का टेरेन ऐसा है कि आप उसको कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आपने जो एक इंपॉर्टेंट लाइन कही, जो डोनाल्ड ट्रंप भी कहते हैं, मिलिटरीली तबाह हो गया है ईरान, क्या ये बात सही है ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर? विवेक, इसमें कोई शक नहीं है कि फौजी तौर पर ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ईरान की जो एयरफोर्स है प्राय प्राय खत्म हो गई है। नेवी में भी जो एसेट्स थे प्राय प्राय खत्म हो गए हैं। अगर आप देखें, अब वहां पर स्पीड बोट्स का वो इस्तेमाल कर रहे हैं। ईरान की आर्मी अभी तक इंटैक्ट है, उसने इस युद्ध में अभी तक भाग नहीं लिया है। बड़ी आर्मी है, उनके पास 6 लाख ट्रुप्स हैं। करीबन 4,500 के 4,500 टैंक्स हैं। तो ईरान की आर्मी के टैंक तो बख्तरबंद गाड़ियां अभी भी इंटैक्ट हैं। वो सब इराक के बॉर्डर की तरफ, कुवैत की बॉर्डर की तरफ तैनात हैं। उन्होंने इस युद्ध में अभी तक एक भी गोला नहीं फायर किया है। फ्रेश है, ताजा है, ऑर्गेनाइज्ड है, हाई मॉरल के साथ डिप्लॉयड है। अगर अमेरिका इराक के रास्ते से या कुवैत के रास्ते से कोई ग्राउंड असॉल्ट करता है उसको रोकने के लिए, आईआरजीसी के पास जो रॉकेट्स और मिसाइल्स हैं, इन्होंने उसका बखूबी बहुत शानदार इस्तेमाल किया है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि युद्ध के शुरुआती दौर में उनके पास समझिए 4,000 रॉकेट्स और मिसाइल्स थे लंबी दूरी वाले। अब वो घट के समझिए 2,000 रह गए हैं। 7 अप्रैल से आज तक ईरान ने और कितने बना लिए? जाहिर बात है, अलग अलग सूत्र अलग अलग आंकड़ा देते हैं। कुछ सूत्र कहते हैं कि 7 अप्रैल के बाद उन्होंने दर्जनों लंबे रेंज के रॉकेट्स और मिसाइल्स फिर से बना लिए हैं जो कि इजराइल तक पहुंच सकते हैं। अब क्या मिलिट्री तौर पर ईरान खत्म हो गया? शायद नहीं, क्योंकि अभी तक अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो ईरान की पॉलिटिकल बॉर्डर्स के अंदर अपनी आर्मी को भेजकर, बूट्स ऑन ग्राउंड भेजकर कोई गुस्ताखी करे। तो ईरान लड़ता रहेगा। ईरान के हाथ में एक भगवान ने ही, अल्लाह मियां ने ही बहुत अच्छा स्टेट ऑफ हार्मुज दे दिया है। उनको महज 2-2 वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ती है जो कि एक स्पीड बोट पर बैठ जाते हैं और कभी भी मिसाइलें दाग सकते हैं किसी भी शिप से जो गुजर रहा हो। सबसे बड़ी बात है कि ये समझना पड़ेगा कि आईआरजीसी एक पॉलिटिकल फोर्स है। मिलिट्री फोर्स तो है ही, एक पॉलिटिकल फोर्स भी है, बहुत स्ट्रांगली इंडोक्ट्रिनेटेड है। उनकी जो लॉयल्टी है आयतुल्लाह खमानी के प्रति बहुत ज्यादा थी, अभी भी उनकी लॉयल्टी उनके स्टेट के प्रति बहुत ज्यादा है। ये जो बीच बीच में खबरें आती हैं कि बिखराव आ गया है या शायद आईआरजीसी एक तरफ है और सिविलियन लीडरशिप एक तरफ है, ये पश्चिमी मीडिया की उपज है। देखिए, किसी भी युग में थोड़ा बहुत तो होता ही है फर्क। हमारे भी एक आर्मी चीफ ने पूछा था ऊपर देख कर कि क्या करें, तो ऊपर से जवाब आया कि हुजूर जो आपको उचित लगे वही करिए। तो उसका मतलब ये नहीं कि कोई दरार आई हुई है। जी अभी भी ईरान लड़ सकता है, अच्छी तरह से लड़ सकता है, आस्ते आस्ते लड़ेगा, हारेगा नहीं। जी विवेक। किरोड़ी सर, अगर ईरानी नेवी, या जैसा कि बात की जा रही है आर्मी तबाही हो, आर्मी नहीं, ईरानी नेवी, ईरानी एयरफोर्स, तो क्या होर्मुज नहीं खुल जाना चाहिए था अभी तक में? देखिए, मुझे नहीं लगता कि ईरान को इतना तबाह कर रहे, या तबाह तो 47 साल से कर रहे हैं। आर्थिक दृष्टि से ईरान बहुत टूट चुका है। मिलिट्रीली भी कोई, नेवी और एयरफोर्स को ट्रम्प साहब कहते हैं मैंने तो बिल्कुल ओब्लिटरेट कर दिया है, उनका कई बार कह चुके हैं।
लेकिन ईरान जिस तरीके से लड़ रहा है, वो आपने भी बताया कि वो पर्शियन कल्चर का कंपोनेंट है, वो बहुत उनके पक्ष में जा रहा है। और दूसरा है कि ज्योग्राफी का है। अमेरिका के जो स्कॉलर हैं रॉबर्ट कपलान, उन्होंने 15-16 साल पहले किताब लिखी थी द रेवेंज ऑफ ज्योग्राफी, और उन्होंने वार्न किया था अमेरिका को कि ईरान से कभी लड़ाई मत करना, वहाँ की ज्योग्राफी बदला लेती है, लोग तो लें या नहीं ले। दूसरा यह है कि ईरान ने जो स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, क्योंकि मेरे डिफेंस वाले साथी तो ज़्यादा जानते हैं, नॉर्मली इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर होता है डिफेंस सर्विसेज में, लेकिन ईरान ने डिसेंट्रलाइज्ड कमांड स्ट्रक्चर की स्ट्रेटेजी अडॉप्ट की, जो सामान्यतः नहीं होती है डिफेंस सर्विसेज में, और वो ईरान के फेवरेबल गई। और तीसरा जो शहादत का कंसेप्ट है उनमें, वो इतना है कि वो इसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, मरने के लिए भी तैयार है। मुझे विवेक एक कहानी याद आ, दादी कहानी कहती थी, नाक के पास सर में एक मणि होती थी कुछ सांपों के भी, और उसके लिए कई बड़े लोग होते थे, राजा महाराजा, वो मणि को निकालने की कोशिश करते थे। नाग अपनी जान दे देता लेकिन मणि नहीं देता था। तो जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो ईरान की एक मणि है, वो नहीं देगा ईरान, चाहे आप कुछ भी कर लो। और चाइना को जहां तक देने का सवाल है, उसके लिए अमेरिका एग्री नहीं करेगा। और इस समय पाकिस्तान का विदेश मंत्री और चीन का विदेश मंत्री दोनों अमेरिका में हैं, और चीन के विदेश मंत्री ने अमेरिका की जमीन पे ये कहा है कि दोनों को हाफ वे चलना चाहिए, आधे आधे रास्ते ईरान चले, आधे रास्ते अमेरिका चले, तब समझौता हो सकता है। ट्रंप जिस तरह से समझौता करते हैं, अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस लगाते हैं, उसके साथ धमकी दे देते हैं कि अगर इस पे आपने साइन नहीं किए तो मैं आपको तबाह कर दूंगा। ये समझौते का तरीका कहीं नहीं है, न तो मिलिट्री साइंस में है न सिविलियन में है। तो इस तरह की स्थिति में कोई समझौता हो ही नहीं सकता। और उसके इम्पैक्ट का सवाल है, इम्पैक्ट तो आप और हमारे पे भी पड़ रहा है। दुनिया का कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसपे इसका इम्पैक्ट नहीं पड़ा। और अगर दोबारा जंग होगा, वो 40 दिन के जंग से ज्यादा खतरनाक होगा। नहीं, उसकी शुरुआत तो हो चुकी है। क्या हाल होंगे उसका हम इमेजिन कर सकते हैं। जी आलोक जी, वो कह रहे हैं अगर दोबारा से जंग शुरू हुई तो शुरू हो चुकी है, तो उसका कोई अंत नहीं दिख रहा। विवेक जी बिल्कुल सही है, दोबारा अगर जंग होगा तो बहुत ही भीषण होगा। लेकिन मैं उस बात पर थोड़ा कुछ कहना चाहूंगा जो आपने अभी छेड़ रखी थी कि क्या ईरान की शक्ति खत्म हुई है, या ईरान अगर उसके पास जो हथियार है वो अभी कितना पोटेंट है। तो इस पर मैं बताना चाहूंगा कि देखिए, जो टैंक्स उनके हैं ना, टैंक्स या जितने भी बख्तरबंद गाड़ियां हैं या और भी जो वार इक्विपमेंट है, वो उतने एडवांस टाइप के नहीं है। करीब 1500 के आसपास उनके पास टैंक है। अभी भी जो उनके सबसे उत्तम जो टैंक है वो T-72 है, जो कि हमारे यहाँ तो आउटडेटेड हो चुका है। T-92 और अर्जुन हमारे यहाँ उससे मच सुपीरियर है हमारे पास। और अगर आप ले लें सऊदी अरेबिया और कुवैत के मिला करके, तो वो ईरान की संख्या से ज्यादा उनके पास हथियार है। सऊदी अरेबिया और कुवैत को सिर्फ आप मिला दे तो अगर ऑल आउट वार होता है और मिडिल ईस्ट के देश तबाह होते हैं रिटेलिएशन में, तो सारे मिडिल ईस्ट के देश ईरान के खिलाफ खड़े हो जाएंगे और तब जमीनी युद्ध होगा। जमीनी युद्ध में ईरान कंबाइंड नहीं लड़ पाएगा इन देशों से। अब आपने पूछा कि ईरान के पास कितनी शक्ति बची हुई है। ईरान के पास शक्ति वहां नहीं बची हुई है, ईरान टैंकों में नहीं। ईरान के पास शक्ति इसलिए बची है कि उन्होंने बड़ी शातिर प्लानिंग से, इराक ईरान वॉर जो हुआ था उसके बाद उन्होंने ये प्लानिंग किया, और उत्तर कोरिया की मदद से जो उन्होंने अंडरग्राउंड सिटीज एंड स्टोरेजेस बनाए हैं, वो करीब 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर अंदर तक है जमीन के। और जो हेवीएस्ट बंकर बस्टर बम है विश्व का, GBU-57 अमेरिका के पास, वो सिर्फ 60 मीटर जाके नीचे पेनिट्रेट करता है। तो उनके जितने भी जखीरे हैं, लेटेस्ट मिसाइल्स, बड़े बड़े मिसाइल्स, बड़े बड़े ड्रोन्स, शाहिद ड्रोन्स और भी एडवांस ड्रोन्स उन्होंने बना लिए, शाहिद से भी आगे। और वो टोटल ऐसा माना जा रहा है कि ड्रोन्स और जो मिसाइल्स है वो दोनों मिलाकर के 1 लाख से ऊपर है, और उसमें 70% अभी बचा हुआ है, इंटैक्ट है। बिल्कुल, उन्होंने उसमें रेल ऑटोमेटिक रेल सिस्टम बना लिया है, और रेल से ट्रांसपोर्ट होता है एक जगह से दूसरे जगह। जैसे अंडरग्राउंड मेट्रो होता है, एक मेट्रो चौड़ा है, वहां स्टोरेज है, फिर वो सुरंग गई रेल से एक जगह से दूसरे जगह मिसाइल गया, और बीच बीच में साइलोज बने हुए हैं पहाड़ियों पे जो खुलते हैं, और बीच से भी वो लॉन्च कर सकते हैं। तो उनकी ये कैपेसिटी अभी भी इंटैक्ट है, और ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है अमेरिका और इजराइल के पास। और इस पर जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं वो लगे हुए हैं, हाउ टू बीट दिस, हाउ टू डिस्ट्रॉय दिस अंडरग्राउंड
जिस दिन ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ईरान कुछ नहीं कर जाएगा। वो तो बगैर बगैर जी हाँ। बूट्स ऑन ग्राउंड के पॉसिबल नहीं है सर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। और ऐसे में नहीं विवेक हाँ। जी मैं देखिए, बूट्स ऑन ग्राउंड तो तब जरूरत होगी जब हमको जीतना है। हो सकता है कुछ ऐसे हथियार इस्तेमाल हो कि जो ऐसा कोई हथियार बना ही नहीं है सर। आप इजराइल का वॉर देख लीजिए, हमास के टनल्स को उड़ाने के लिए बूट्स ऑन ग्राउंड करना पड़ा इजराइल को, और वहां पर सीमेंट डाल के उस पूरे सुरंग को कंक्रीट में बदलना पड़ा। उनके पास भी, इजराइल के पास भी ऐसा कोई हथियार नहीं था कि पड़ोस में रखे हुए टनल्स को खत्म कर दे, वो भी हमास ने बनाते हैं। तो तेहरान बनाकर बैठा अब, और जिसकी खासियत आप बता रहे हो, जो 500 मीटर से लेकर 1.5 किलोमीटर नीचे तक बनाए गए हैं, फिर उसका तो बाल भी बांका नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है। माफी चाहूंगा, समय सीमित है सर। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती वक्त देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौट रहे हैं। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।